प्रीलिम्स एग्जाम बार बार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बार बार फेल हो रहे हैं तो क्या करें। यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का जो मेरा खुद का 6 से 7 सालों का अनुभव है, जिसमें से हमने 2 साल दिल्ली में रह के तैयारी की है। आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये जानने को मिलेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। यदि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार असफलता मिल रही है तो क्या करें। जैसा कि अगर आप 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 या उससे पहले के अगर आप टॉपर्स का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स एग्जाम 4 टाइम 5 टाइम नहीं हुआ है, 6 टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब उनका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ और वो तीनों स्टेज में क्वालिफाई कर गए और अच्छी रैंक भी आई। तो ये दर्शाता है कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अपने कामों के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहते हैं, आप फोकस होकर स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रीलिम्स एग्जाम में असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नेगेटिव एंगल से देखने लगे कि आपके अंदर जो है क्वालिटी नहीं है यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, क्लियर करने की। इस नेगेटिव अप्रोच से आपको अपने आप को देखना नहीं है, क्योंकि आप अगर टॉपर्स का एनालिसिस करें तो बहुत से ऐसे टॉपर्स आपको मिल जाएंगे जिनका प्रीलिम्स बार बार रुका है, लेकिन एक ऐसे समय पे 6 टाइम पे 7 टाइम पे उनका जब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, 5 टाइम पे जब उनका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ तो उन्होंने तीनों स्टेज को। क्या लगता है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए क्या लगता है? कैमरा, स्टूडियो या महंगा सेटअप? जी नहीं, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है ये भी आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना देगा। बस आपको हार नहीं माननी है और सीखो ऐप पर दिए गए सारे स्टेप्स को कंप्लीट करते जाना है। सीखो ऐप पर आप अपने चैनल खोलने से लेके कैसे अपनी नीश ढूंढ सकते हैं, YouTube एल्गोरिथम को फॉलो करके कैसे आप अपने वीडियोस को ट्रेंड कर सकते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और कमा सकते हैं लाखों रुपए। जानिए ऐसे तीनों स्टेज को पार कर लिया और अच्छी रैंक भी आई। तो ये नहीं दर्शाता कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हो रहे हो तो आपके अंदर टैलेंट की कमी है, ये दर्शाता नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के अगर हम अगर हम 2018 से 2022 का ट्रेंड देखें, 2023 का ट्रेंड देखें, तो प्रीलिम्स एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे आप एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं तो सिली मिस्टेक आप कर जाते हैं कभी कभी, जैसे आते हुए क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं। देखिए प्रीलिम्स एक जो सीरियस कैंडिडेट है जिसने बेसिक एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया है, स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से कवर कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उसकी अच्छी पकड़ है, टेस्ट सीरीज को उसने अच्छे से एनालाइज किया है, उसके बाद भी अगर उसको प्रीलिम्स एग्जाम में फेलियर्स मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो मेन रीजन है, मूल कारण है, वो ये है कि कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ऐसा मेरे भी साथ हुआ है लास्ट के 3 अटेम्प्ट में। अगर मैं बात करूं तो मुझसे भी गलती हुई है कि मैं जब घर पे आके देखता था तो 10 से 12 क्वेश्चंस मेरे ऐसे होते थे जो आते हुए क्वेश्चंस मुझसे गलत हो जाते थे, और मेरा प्रीलिम्स एग्जाम 2 से 3 क्वेश्चन से रुक रहा है और आते हुए क्वेश्चन कितने में मुझसे गलत हो रहे हैं? 10 से 12 से 13 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो जो आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं अगर वो सही हो जाए तो जो 2-3 क्वेश्चन मेरा रुक रहा था, यानी आफ्टर दैट मैं कट ऑफ से भी 10, 15, 20 नंबर में आगे रहूंगा। अगर मैं आते हुए क्वेश्चन को ना गलत करता तो मैं कट ऑफ से भी 10, 15, 20 नंबर में आगे रहता। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस पे काम करना है कि अगर आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हो रही है कि आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं और ऐसा होता है, इसके पीछे कारण क्या है? एग्जाम आने जैसे पैनिक हो जाना, प्रेशर फील करना और क्वेश्चंस को बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करना, ये सब इन कारणों से ऐसा होता है। क्योंकि जब जैसे मैं घर पे पहुंचता था वही क्वेश्चंस मैं देखता था, मुझे तुरंत पता चल जाता था कि यस हमने यहाँ पे गलती कर दी है। मैं कोई आंसर की भी नहीं देखता था, लेकिन मुझे रियलाइज हो जाता था, मुझे एहसास हो जाता था दोबारा जब मैं उसको घर पे उस पेपर को एनालाइज करता था कि अरे हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, और सिली मिस्टेक कर दिया, बहुत छोटी सी गलती कर दी। तो ये छोटी गलतियों की वजह से कभी कभी हमारा प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो पाता, लेकिन जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होता है वैसे आप तीनों स्तरों पे अच्छा कर पाते हो।
तो और बहुत सारे ऐसे टॉपर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बेसिक सोर्स आप एससीईआरटी यूज कर रहे हो, जो बेसिक सोर्स आप एससीईआरटी यूज कर रहे हो उस पे आपकी जो पकड़ है कितनी अच्छी है। आपको देखना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कितना क्लियर है और उसके जो फैक्ट्स है उस एनसीईआरटी के थ्रू जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू आप दो चीजें क्लियर कर रहे हो, एक तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, एक तो आप फैक्ट पे पकड़ बना रहे हो। तो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट ज्यादा सा रोल, सबसे ज्यादा रोल होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में फैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, क्योंकि मेंस एग्जाम में भी वो आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो पहले आपको देखना है कि जो आपने बेसिक सोर्स एनसीईआरटी आपने यूज किया है उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं अच्छे से। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे नहीं है, उसमें आपको कमी लग रही है, तो आपको उस एनसीईआरटी को और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दोबारा उस पर और मेहनत करिए और अच्छे से आप उसको पढ़िए, क्योंकि बार बार अगर आप एनसीईआरटी का जैसे बार बार रिवीजन करने के लिए आपको बार बार एक ही बुक को बार बार पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे तो इससे आप उस बुक की गहराई में उतर पाते हो, उस बुक की डीप में आ पाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बार बार किसी सोर्स को यूज करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बेसिक सोर्स में कमी है, बेसिक जो आपका उस पर पकड़ कमजोर है, तो आपको उस पे पकड़ बनाने का प्रयास करना है। उस बेसिक सोर्स जो एनसीईआरटी उसको और टाइम पढ़िए और अच्छे से उसको एनालाइज करिए, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करिए और उसके थ्रू जो आपको फैक्ट मिल रहा है उस फैक्ट का भी एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट जो फैक्ट, क्योंकि फैक्ट जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो आपसे बार बार भूल जाते हैं, इसलिए उसको एक शॉर्ट नोट्स पे रखें और बार बार उसका मल्टीपल रिविजन करें। जो दूसरा एंगल है देखने का वो आप देखिए जो स्टैंडर्ड बुक, कुछ जो स्टैंडर्ड बुक जैसे एम रजनीकांत जो पॉलिटी के लिए होता है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक, ये जो स्टैंडर्ड बुक है जो आप यूज कर रहे हो, इन स्टैंडर्ड बुक पे आपकी पकड़ कैसी है, इन पे आप अपनी पकड़ को देखें। आप इसके अगर आपको लग रहा है कि इन बुकों पे आपकी पकड़ कमजोर अभी है तो इस पे आपको और काम करने की जरूरत है। आपको जैसे अगर आपका जैसे अभी हमने आप बेसिक एनसीईआरटी की बात की, कहीं ना कहीं अगर आपकी बेसिक एनसीईआरटी पे पकड़ कमजोर है तो इन स्टैंडर्ड बुक पे भी आपकी पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप स्टैंडर्ड बुक की गहराई में नहीं उतर पाओगे, उसके बहुत ही डीप में आप नहीं समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपकी बेसिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर आपकी बेसिक में कमी है तो उस बेसिक पे और काम करिए और जैसे उसमें इंप्रूवमेंट होगा वैसे वैसे आपकी स्टैंडर्ड बुक पे भी आप में इंप्रूवमेंट आएगा, बेसिक स्टैंडर्ड बुक पे भी आपकी पकड़ बनेगी। तीसरा जो एंगल है आपको ये देखना है कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, क्या उसका आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, ये भी आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस नहीं किया है, मल्टीपल टाइम उसका एनालिसिस नहीं किया है, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन नहीं किया है, तो उस पर भी आपको काम करना चाहिए और उसको अच्छे से एनालिसिस करने का प्रयास करना चाहिए। फोर्थ एंगल है कि जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो आप टेस्ट सीरीज आपने जो ज्वाइन किया है, क्या आप उस टेस्ट सीरीज का अच्छे से एनालिसिस कर दें कि केवल आप टेस्ट दे देते हैं, लेकिन टेस्ट देने से काम चलने वाला नहीं है। आप 100 टेस्ट दे दें, अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया है तो किसी काम करेंगे। इसलिए अगर आप 50 टेस्ट दें या 60 दें या 70 टेस्ट दें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और उसका अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करते हैं अच्छे से, तब आप ये जान पाते हो कि यूपीएससी का वो कोर एरिया कौन सा, वो कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे आपको सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत है। इसलिए आप अपने इसका फायदा ये होता है कि आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, आप अपने समय को सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट करते हो जहां पे जरूरत होती है और आपका समय बच जाता है। और दूसरा फायदा जो इसका होता है, आप ये जान पाते हो कि कौन सा एरिया आपका कमजोर है और कौन सा एरिया आपका अच्छा है। जब आपको ये पता चल जाता है कि एरिया आपका कमजोर है, तब आप उस पर अधिक समय देते हो, और जब आपको पता होता है, आपको ये पता होता है कि एरिया आपका बहुत अच्छा है, तब आप उस पर थोड़ा कम समय भी दे करके आपका काम चल जाता है। यहाँ पे भी आपके समय का देखिए अच्छे से आप अपने समय को यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इन स्तरों पर देखते हैं। चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है, आ जाओ सिखा दूंगा। एआई टूल सीखना है, आ जाओ बॉस, वो भी सिखा दूंगा। 2 आवर्स की वर्कशॉप में इरिप्लेसेबल बना दूंगा। Hi, my name is Aditya Kachwe and I am an alumni of IIT Kharagpur. Along with that, I am co-founder of multiple 8-figure companies like B10X, Madabout Sport and Money Tech. I am someone who is really passionate about AI tools. So I have researched more than 1372 AI tools and I have personally used them, and I have found 10 most useful AI tools for देखते हैं
तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। और एक पॉइंट ये भी देखना है, तो फाइनल पॉइंट जो एक इन सब के बावजूद भी एक पॉइंट आपको देखने की जरूरत है कि एग्जाम हॉल में आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आप अपने आप में अपने दिमाग में ये रखिए कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, आपने हर एक कंडीशन को अच्छे से फॉलो किया है। यूपीएससी का जो क्वेश्चन है किसी भी एंगल से पूछे, किसी भी पैटर्न पे पूछे, आपको हिम्मत से, आपको फियर डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। क्योंकि अगर आप डर जाओगे, अगर आप पैनिक हो जाओगे तो वहीं पे आप गलती करते। तो मुझे जो लगता है कि जो हमने सबसे बड़ी मिस्टेक की वो जो एग्जाम हॉल में पैनिक होना, मुझे लगा कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, वो है कि जो मैं एग्जाम हॉल में क्या होता पैनिक हो जाता हूं। वो आपको करने से बचना, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, उसके लिए आपको एक माहौल बनाना है कि आप घर पे एक कमरे में हफ्ते में एक टेस्ट आपको लिखना चाहिए। और इससे क्या होगा, आपके अंदर से डर जाएगा। स्पेशली इसमें आपको काम करना है। जो आप एग्जाम हॉल में जब आप पैनिक हो जाते हैं, इससे बचने का तरीका क्या है कि आप पैनिक ना हो। इसके लिए आपको इस पे और अधिक काम करने की जरूरत है, और से अधिक आपको टास्क देना है। हफ्ते में आप एक टास्क दें और उसको सॉल्व करें। क्योंकि प्रैक्टिस से जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ही आप अभ्यास करोगे, उतना ही इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आती है, जो फियर्स आपके अंदर आता है, उस फियर से आप निकल पाओगे, उस डर से आप दूर जा पाओगे। तो क्या आपको ध्यान देना है, खराब हो गया जब सबसे बड़ी जो सिली मिस्टेक आपकी क्या हो जाती है कि आप जो एग्जाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कि आपसे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। प्रीलिम्स अगर एक सीरियस कैंडिडेट है जिसने हर एक चीज को अच्छे से कवर किया है, वो अगर फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या गलती कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में पैनिक हो जा रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है। बहुत से लोग को लगता है कि जब प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं तो उनको लगता है कि उनके अंदर टैलेंट कमी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर टैलेंट की कमी होती तो फिर आप इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं। अगर आप सीरियस होकर ईमानदारी से मेहनत पूरे वर्ष मेहनत कर रहे हैं तो कहने की चीज आपको समझ में आ रही होगी, आपको चीजें अब उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, तभी तो आप उसमें इतने समय तक लगे हुए हैं। तो ये आप अपने अंदर से नेगेटिव जो विचार आपके माइंड में जो नेगेटिव विचार आते हैं उसको आप रिमूव करिए। आप इस पे काम करिए कि कैसे जो आप पैनिक हो जाते हैं, इस पैनिक होने से आपको कैसे बचना है। तो इससे आपको बचने का जो रास्ता क्या है कि आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अधिक से अधिक आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका डर दूर होता जाएगा। तो ये जितने पॉइंट अगर आपको बताए गए हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं, क्योंकि इन सभी पॉइंट को हमने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फील किया है, इसका अनुभव है, हमने इसको फील किया है, इसका अनुभव हमने किया है। हमें लगा कि हमने यहाँ पे गलती की है, तो वही पॉइंट में आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो अगर आप इन सभी पॉइंट को पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो संभव है कि आप नेक्स्ट टाइम का जो प्रीलिम्स एग्जाम देंगे आप उसे क्लियर करेंगे, आप उसे आसानी से पास करेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।